हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक। साइटोलॉजी मतलब सेल विज्ञान का अध्ययन, यानी कि जहाँ पे हम सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे ब्लड का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है, दांतों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार सेल का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे कि इसकी डिफिनेशन ही यहाँ पे लिखी हुई कि साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर सेल की डिफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे सेल की जो डिफिनेशन होगी वह होगी, सेल जो है हमारे जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं। सेल यूनिट ऑफ द लाइफ हमारे जीवन की। तो देखते हैं साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले जो किसने दिया था, वह हार्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। जो साइटोलॉजी शब्द है वह सबसे पहले हार्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके जो पिता हैं, साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो जो होते हैं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले डेड जो है कोशिका की खोज की थी। इन्होंने एक डेड कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो आप ये पूछेंगे कि लिविंग सेल्स की खोज की किसने की थी, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अपनी जो किताब माइक्रोग्राफिया में बताया कि कोशिका क्या होती है। इन्होंने इनकी दोस्तों एक किताब है जिसमें इन्होंने बताया कि कोशिका क्या होती है। ठीक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं, जो आज के मतलब आधुनिक जो है वर्तमान के जो कोशिका विज्ञान के जो पिता है वे स्वानसन हैं। कौन से हैं? स्वानसन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अब साइटोजेनेटिक्स क्या होती है? आनुवंशिकी की वह शाखा जो कोशिका नाभिक के भीतर डीएनए की संरचना का अध्ययन करती है। यह कोशिका सेल बायोलॉजी का भी एक हिस्सा है जो इस बात से संबंधित है कि गुणसूत्र कोशिका के बाहर व्यवहार से कैसे संबंध रखता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है कोशिका आनुवंशिकी के भी जो पिता है। कोशिका जो आनुवंशिक जेनेटिक्स है उसके जो पिता हैं वे है H.J. मोलर। कौन से हैं? H.J. मोलर। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वे हैं A.K. शर्मा। कौन है? A.K. शर्मा। यहाँ से आप दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट टू पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज, यहाँ पे जो है सेल के बारे में पहले हम सेल क्या होती है इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक, जीवित कोशिका की खोज जो है लीवेनहॉक ने के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा खोजी गई जीवित कोशिका का जो नाम है वह बैक्टीरिया है। इन्होंने सबसे पहले दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी। एक जीवित सेल थी वो, उसकी खोज की थी इन्होंने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो खोज किसने की थी, तो वो लीवेनहॉक ने की थी। तो इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। लीवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लीवेनहॉक द्वारा खोजी गई जो कोशिकाएं हैं वे हैं बैक्टीरिया, उसके बाद आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म। इन्होंने 4 सेल्स की खोज की थी। ठीक है, अगला जो है एवी लीवेनहॉक द्वारा एक लिखी गई किताब है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर इनकी बुक का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है सेल थ्योरी के बारे में। जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? सेल थ्योरी जो है 1824 में डिट्रोस्टेट ने दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोशिका जो समूह मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। तो कोशिका का जब एक जो है समूह मिलता है तो एक टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू जो है मिलकर एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और ऑर्गन्स के समूह से एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। फिर ऑर्गन सिस्टम का जो समूह मिलकर एक पूर्ण बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट ये है स्लाइडन तथा स्वान ने कहा कि सभी जीवों का जो निर्माण होता है वह कोशिकाओं से मिलकर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं उनका जो निर्माण है वह कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। ठीक है,
इसको सिद्ध करने के लिए फिर रोडोल्फ विर्चाओ ने बताया, मतलब सिद्ध किया कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है कि जो सभी नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो है उत्पन्न हुई। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि जो हमारे फादर हैं वे अपने फादर से जो है उत्पन्न हुए हैं। तो इसी प्रकार से एक सेल जो होती है एक नई जो कोशिका, या कह सकते कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जो फादर हैं उनसे हमारा जन्म हुआ, तो वो एक पूर्वज के रूप में मान सकते हैं कि जो है कि हमारे जो हम नई एक कोशिका है, हमारे जो फादर हैं वो एक पुरानी कोशिका हैं। तो ठीक है, तो उस उनसे हमारा जो है जन्म हुआ है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पॉइंट है वह इसको सिद्ध एक्सपेरिमेंट फिर किया लुईस पास्चर ने 1862 में किया इस परीक्षण को, कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या बताया गया कि एक जो है कोई जीवाणु मतलब एक बंद सुराही ली गई, उसको बंद रख दिया गया, तो उसमें कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, एक खुली सुराही रखी गई तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है सबसे छोटी कोशिका। दोस्तों सबसे जो पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका है वह है पीपी येलो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आपने तो बहुत ही नाम सुना होगा। पीपीएल को मतलब होता है पॉलीप्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो साइज होता है वह साइज 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वाल्व नहीं पाई जाती है। सेल वाल्व मतलब इसमें जो है कई सेल्स होते हैं, उनके चारों एक आवरण पाया जाता है जो थोड़ा जो है आकार प्रदान करता है सेल को, और जो है उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा की जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वह निश्चित होता है। मतलब माइकोप्लाज्मा का जो जंतु जगत का जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार इसका जो होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का दूसरा जो नाम है यम येलो या मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे हम शतुरमर्ग का अंडे के नाम से जानते हैं। इसका जो साइज होता है दोस्तों वह होता है 130 mm से 170 mm। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, अब हम जो है सेल के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में जानना था। उसके जो है फादर कौन से हैं, उसकी खोज कैसे हुई, उसका क्या अर्थ होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इसके बारे में। अब हम सेल की जो है इस सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके जो ऊपरी आवरण होता है उसे कहते हैं सेल वाल। ठीक है, तो सेल वाल क्या होती है कि कोशिका के आवरण बाहरी जो आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है या सेल वाल कहा जाता है, तथा यह कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका जो सेल वाल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, आप अगर एक बीएससी कर रहे हैं या मेडिकल साइंस से कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर सेल के बारे में लिखना आता है तो सेल वाल जैसे एक एक पॉइंट, जैसे सेल के बारे में बताया, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आप जितने मैंने पॉइंट लिखाए इनमें से आप अगर 4-5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से नोट्स भी आप बना सकते हैं। इसके बाद है इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। यह निम्न में पाई जाती है। ठीक, बैक्टीरिया सेल वाल। जो सेल वाल है बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, एल्गी जो होते हैं उनमें सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लाइक्टोन्स की बनी होती है। ठीक, प्लांट में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है और एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वाल जो होती है हम लोगों में सेल वाल नहीं होती, हमारे में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल वाल हम लोगों में एब्सेंट होती है। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेल वाल के बारे में पढ़ा और साइटोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा जो ऑर्गन्स का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, यह एक तरल पदार्थ होता है। सेल के अंदर दोस्तों एक पदार्थ पाया जाता है जो एक चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है। ठीक, सभी कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं वह प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हेक्सले के द्वारा इसे जीवन का भौतिक आधार
या फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा गया है। हेक्सले ने इसे क्या कहा, जीवन का भौतिक। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है ये जीवन का आधार होता है। मतलब अगर ये जो प्रोटोप्लाज्म है अगर ये नहीं हो तो हमारा जीवन जो है जीवित रहना, हमारे जो सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये वाटर से, प्रोटीन से, लिपिड से मिलकर बना होता है, जो हमारे सेल ऑर्गन्स को, सेल के जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन रखता है। उसमें जो है सेल का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखता है, बहुत सारे कार्य करता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है क्योंकि यह जीवित प्राणियों की सभी क्रियाओं को संपन्न करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि क्योंकि यह जीवित प्राणियों की सभी क्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है, ऑस्कर हार्टिग द्वारा 1892 में इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म का जो नाम है वह ऑस्कर हार्टिग ने दिया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, यह एक रंगहीन कलरलेस जेली लाइक जिलेटिन जैसा तथा चिपचिपा, विस्कस, इलास्टिक, लचीला तथा रवेदार पदार्थ है जिसे जीवद्रव्य नाम दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इसमें केमिकल कंपोजिशन अब देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि मैं बताया भी है। देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्यतः वाटर है वह 70 से 90% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंट होता है वह 1 से 2% होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो 1 से 3% होते हैं। फैट्स या लिपिड्स जिसे हम बोलते हैं 2 से 3% होता है। प्रोटीन 10 से 20% होता है और डीएनए 0.4% होता है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पे आरएनए भी होता है क्योंकि सेल में आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं, तो वह 0.7% होता है। यहाँ पे डीएनए की जो मात्रा होती है वह कम होती है और आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। आरएनए जो है न्यूक्लियस के साथ साथ सेल में भी पाया जाता है, मतलब जो है न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है, तो इसकी जो मात्रा होती है वह सेल के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, डीएनए का जो है तथा आप देखेंगे तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम का बना होता है। मतलब इतने जो कंपोजिशन से मिलकर और एंजाइमों से भी मिलकर यह बना होता है। ठीक, इसका जो पीएच होता है वह दोस्तों यह जो प्रोटोप्लाज्म होता है या एसिडिक होता है। इसका जो पीएच है 6.7 से 6.8 होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि उपस्थित रहते हैं। मतलब एक सेल के अंदर कई सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित रहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, एवी 1802 में इसे साइटोप्लाज्म नाम दिया था। मतलब इसे हम साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो सेल के अंदर एक द्रव भरा रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म दोनों नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसलिए कहते हैं दोस्तों इसे क्योंकि यह सेल के अंदर भी पाया जाता है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भी रहता है। सेल वाल से तो घिरा ही रहता है, जैसे कि एनिमल में सेल वाल नहीं पाई जाती है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, तो इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मतलब जो है प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेल वाल से है तो प्रोटोप्लाज्म भी हो गया। प्रोटो मतलब प्रथम, ठीक है, और प्लाज्म मतलब ये जो है एक गाढ़ा द्रव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सेल आपने देखा, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, चिपचिपा है, इसमें कई कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, बहुत सारे जो है हमने देखे भी हैं, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया है। अगले हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो है टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, यहाँ से आप दोस्तों नोट बना लीजिए क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं। एक एक पॉइंट्स को कई बुकों से पढ़कर ये जो है नोट्स मैंने तैयार किए हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।